हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन देखेंगे 29 तारीख के पेपर का, जो आपका हुआ क्लास 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सोशल साइंस का जो आपका पेपर हुआ, उसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा विद प्रूफ, ठीक है ना। आज हम 1 to 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। आपके बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे विद प्रूफ। आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आंसर जो मैं बता रहा हूं वो सही है बिल्कुल, ठीक है ना। कैसे बताऊंगा वो तो आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। पहली बात तो ये हुई, और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर प्रथम प्रश्न से। पहला जो प्रश्न आपको मिलेगा अपनी पुस्तक में यानी अपने प्रश्न पत्र में, वो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका प्रूफ क्या है? ये तो सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रूफ मैं फिर भी दे देता हूँ मैं आपको। आपकी पुस्तक जो है उसमें पेज नंबर 2 खोलना, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर ने इबादत खाने का, ये खाने नहीं है खान का है ना, इबादत खाना के निर्माण क्यों करवाया? ये था इसका। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया? तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? अकबर ने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? धर्मशास्त्रीय चर्चा के लिए, मतलब धर्म के जो शास्त्र थे ना, उनकी चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? इबादत खाना बनवाया था। इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा बुक में 26 पेज नंबर खोलना अपना, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया, टिक करो इसको भी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? वर्तमान लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? यहाँ पूछ रहे हैं कि विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पाया जाता है अभी भी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में पाया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। यह आपको मिलेगा 72 पेज नंबर पर। फिर आगे बढ़े, इसको भी टिक करो। फिर 4th प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये तो सबको मुंह जवानी याद होता है, फिर भी हमने उत्तर होगा इसका सही उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 140 पे अपनी बुक के अंदर। आगे बढ़े तो है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाया? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना करी थी ना, उसके अनुमान किसने लगाए थे? ये राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी सर्वप्रथम भारत में? तो आपका उत्तर हो जाएगा सही, दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान लगाए थे, ठीक है ना। ये 1868 में करा था इन्होंने, और ये उत्तर मिलेगा आपको 165 पेज नंबर पर, ठीक है। तो ये हुआ अपना 6th। आगे बढ़े तो है, भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है? मतलब भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना, उसकी समय अवधि क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारी वित्तीय वर्ष की समय अवधि है, और इसका उत्तर आपको मिलेगा बुक में 164 पेज नंबर पर। कहाँ पर? 164 पेज नंबर पर। नियोजन क्या है? ये मैंने आपको बताया भी था एग्जाम से एक दिन पहले, आपको जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन एवं नियोजन दोनों अलग बातें हैं, ध्यान दीजिए। नियोजन एक अलग चीज है और आर्थिक नियोजन एक अलग चीज है। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? नियोजन पूछा है। नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग, है ना। उसने पूछा है हमसे नियोजन। तो नियोजन का अर्थ है, नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में
निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। और इसका जो नियोजन का जो आपको असली परिभाषा है वो कहाँ मिलेगी? 167 पेज नंबर पर बिल्कुल सटीक परिभाषा मिलेगी। अब चलते हैं अपन 8th प्रश्न पे। तो 8th प्रश्न क्या कहता है? मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो इसका मौद्रिक उपाय क्या हो जाएगा? देखिए, आपको ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मिलेगा आपको 182 पेज नंबर पे। कहाँ मिलेगा? 182 पेज नंबर पे। तो देखिए, मौद्रिक उपाय मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक यानी भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। यह आपका सटीक आंसर है। यह आपको मिलेगा अपने उस पर बुक में 182 पेज नंबर पर। ठीक है ना? पहला यह है मौद्रिक उपाय के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वो है भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको अपनी बुक में 184 पर। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या मिलेगा आपको। देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता निम्न बनी रहती है। निम्न गुणवत्ता के कारण इन्हें कम आय प्राप्त होती है और ये गरीबी के दुष्क्रम से बाहर नहीं आ पाते हैं, है ना? तो यहाँ पर शिक्षा की बात कही गई है कि और जीवन की निम्न गुणवत्ता के विषय में ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आपको जो आर्थिक कारण है इसके अंदर बहुत से ऐसे जो कारण है वो मिल जाएंगे। इसका आप संक्षिप्त में विवरण भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े तो आगे है छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको 186 पेज नंबर पर। ठीक है ना? और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या मिलेगा आपको। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखाई देता है, लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। इसी को ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना? अब है अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है? लिखिए। यानी विधानसभा की सदस्यता होने के लिए आप में क्या योग्यता है? आपको यदि सदस्य बनना है विधानसभा का तो आप में क्या योग्यताएं पाई जानी चाहिए, उनको आपको लिखना था। तो वो क्या होंगी? आपको ये मिलेगा उत्तर इसका 91 पेज नंबर पे अपनी बुक पे। और मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तीसरा, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए ना हो। चौथा, वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो। पांचवा, वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है वो है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा अपने बुक में 102 पेज नंबर पर। और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे बाखड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। ठीक है ना? कौन कौन सी है देख ली, वापस से देख लीजिए। बाखड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड और कोसी टिहरी। ठीक है ना? ये जो परियोजना है ये संचालित हुई है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है ना? अगला जो प्रश्न बनता है वो है, व्यापारिक फसलें क्या है? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा अपनी बुक में 113 पेज नंबर। यदि आप खोलेंगे तो आपको वहां मिलेगा। मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या उत्तर मिलेगा आपको। तो देखिए, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो, इन्हें मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है या फिर व्यापारिक फसलें कहा जाता है। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू तथा तिलहन आदि फसलें सम्मिलित की जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इनमें कौन कौन सी फसलें सम्मिलित होती हैं? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू तथा तिलहन। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े तो है धात्विक खनिज क्या है? लौह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा अपने बुक में 121 पेज नंबर पर। कहाँ मिलेगा? 121 पेज नंबर पे क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। ऐसे खनिज
जिनमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिज के दो प्रकार होते हैं, पहला लौह धातु और दूसरा लौह अधातु। तो अपन से क्या पूछा देखो, अपन से पूछा लौह धातु खनिजों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि कौन से होते हैं? लौह धातु, है ना। कौन होते हैं? लौह धातु होते हैं। ठीक है, ये हैं लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट और टंगस्टन, इसके उदाहरण है। आगे बढ़े तो आगे है 15वां क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पक्ष में कोई दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि बताइए कि भारत सूती वस्त्र उद्योग क्या संकट में है? संकट में है तो पक्ष में कोई दो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर जो आपको मिलेगा 133 पेज नंबर पर अपनी बुक में क्या मिलेगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए इसका पूरा पैराग्राफ है, अगर आप लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लास्ट में इनके बहुत सारे कारण है, मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आज़ादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि की है, जहाँ 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन होता था, वहीं वर्तमान लगभग 6500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय अधिक मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। इसके बाद शेष भाग को यूरोपीय देशों जैसे अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, अब यहाँ से कारण स्टार्ट होते हैं, निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें व कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद तथा उत्पादन से ज्यादा लागत है जैसी समस्याओं से भी ग्रसित है। ये कारण अपन को लिखने थे इसके अंदर। ये तो था 15वां क्वेश्चन। आगे बढ़े तो है 16वां क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो इसका उत्तर देख लीजिए। आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 148 पे मिलेगा आपको बुक के अंदर। क्या मिलेगा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए जनसंख्या नीति में जब आप एक बुक के अंदर खोलेंगे तो आपको जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, यदि उतना भी आप पढ़ के गए होंगे तो भी आपके नंबर पक्के हैं। क्या लिखा है उसमें? देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ये था अपना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या। अब आगे बढ़े तो आगे मिलता है 17वां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा 152 पेज नंबर पर अपनी बुक के अंदर। क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। देखिए इस भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस महाराज मार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ठीक है ना, ये था, आपको पूरा लिखना था। फिर अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। तो ये आपको अपनी बुक में मिलेगा 208 पेज नंबर पर। क्या मिलेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 आपके वो होंगे, चित्र बने होंगे। उन 3 चित्रों के नीचे आपको कुछ टेक्स्ट मिलेगा, वो ही है आपका इसका उत्तर। तो वो क्या है, वो टेक्स्ट क्या है? चालकों के नशे में वाहन चलाने पर हर वर्ष लोग हादसे के शिकार होते हैं। तो यहाँ से पॉइंट पकड़िए, यहाँ पर क्या हो रहा है? चालकों के नशे में वाहन चलाना, इससे दुर्घटना होती है। दूसरा, मोबाइल फोन, तेज स्वर का संगीत, कार में बच्चों का शोर मचाना आदि चालकों को वाहन चलाने में व्यवधान डालते हैं। यानी यहाँ पर आपको मोबाइल फोन यूज करते हैं तो दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना। तेज स्वर का संगीत चलाते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है ड्राइवर को, तो हमारी सड़क दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ से सड़क पर क्रोधानुपात भारत में सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। तो भारत में सड़क दुर्घटना का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सड़क पर क्रोधानुपात, यानी सड़क पर ही लड़ना। आगे बढ़े तो मिलता है अपन को 29वां क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 उदाहरण या 2 कारण बताइए कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो पक्ष में 2 कारण बताने हैं। तो इसका आपको मिलेगा पेज नंबर 2211 में। पेज नंबर 211 में अपने बुक में खोलना, ये मिल जाएगा आपको। और क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को इसे नया नाम
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दिया गया है। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवार को शौचालय की सुविधा प्रदान करके और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंध क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2000 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। यानी मुख्य तौर पर पहला शौचालय की सुविधा प्रदान करना और जो ठोस और द्रवित अपशिष्ट है उनका प्रबंध करना। ठीक, अब आगे बढ़े तो 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, गुप्त कालीन की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। यानी मैंने आपको बताया था जब मैंने गुप्त कालीन पढ़ाया था कि सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनको पढ़ के जाना बिल्कुल मजे में आता है प्रश्न और समझ में भी आ जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी हमने सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी वो सब हम कहीं ना कहीं उनसे लिंक्ड थे, इसलिए। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा अपनी बुक में, पेज नंबर 10 खोलना, उसमें मिलेगा। और क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायन भारत आया था। उसके वजह से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे। और अभिज्ञान शकुंतल नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक शुद्रक, मुद्रक राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। ठीक है, ये तो इतना था 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न आपको प्रूफ के साथ बताया। और आगे के प्रश्न यदि आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आप उसको देख